वेलकम, दिस इज नीतू कुमारी और आज हम टॉपिक करने वाले हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को लेकर। ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ये एमए सोशियोलॉजी का है, जिसमें आज हम इसका पार्ट 3 जो है ये वीडियो में आपको बनाकर अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसका जो हमारे जो फर्स्ट जो हमारे 2 टॉपिक हैं, ठीक है, उनको बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जिसमें जो हमारा पार्ट फर्स्ट है उसमें मैंने आपको बताया है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं। जो सेकंड पार्ट है मैंने उसमें बताया है कि स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है उसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं और शहरी समुदाय में किस तरह से किन किन आधारों पर हमारे समाज का विभाजन किया जाता है। ये मैंने 2 टॉपिक्स में कवर करवाए हैं। ठीक है, तो आज ये थर्ड पार्ट है हमारे इस वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो स्ट्रैटिफिकेशन है उसको करने के कौन कौन से बेसिस होते हैं। तो अलग अलग आधार हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग मेन पॉइंट्स की बात करें तो ये हमारे 2 मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक हमारा बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं हमारे, जिसको हम हिंदी में जीव शास्त्रीय आधार बोलते हैं, और दूसरा पॉइंट आता है सोशियो कल्चरल यानी कि हमारा सामाजिक सांस्कृतिक आधार। ये 2 मेन हेडिंग है जिनके अंदर सब पॉइंट्स आएंगे, जिनके अंदर सब पॉइंट्स बहुत सारे आएंगे, उनको लेकर ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि +1 +2 की सोशियोलॉजी, बीए की सोशियोलॉजी, बीए की पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर है ये। ठीक है, और हिंदी व्याकरण और एमसीक्यू क्वेश्चन, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपको ये सब चीजें मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप आराम से चीजों को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इसके बेसिस की बात करते हैं, इसके आधार की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल बेसिस की। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात आती है वो बायोलॉजिकल बेसिस की ही आती है, यानी कि जीव शास्त्रीय आधार के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में मैं सोशल कल्चर के बारे में बात करूंगी। तो हम लोग जो है बायोलॉजिकल की बात करते हैं। बायोलॉजिकल की बेसिस की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आ जाता है, ठीक है, सबसे पहला जो अपना पॉइंट आता है इसमें वो हमारे सेक्स को लेकर, यानी कि हमारे लिंग के आधार पर सत्रीकरण। ठीक है, लिंग के आधार ठीक है, लिंग के आधार पर सत्रीकरण। ठीक है, यानी कि हमारा जो सेक्स है, हमारा जो जेंडर है, ठीक है, उसके बेस पर जो है हमारी सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। अब ये भी बहुत सारी गर्ल्स भी देख रही होंगी, बहुत सारे बॉयज भी देख रही होंगी, जिन्होंने अपने घर में, अपने आसपास, मूवीज में, अपनी सोसाइटी में, स्कूल में बहुत सारे इन टॉपिक पर जो है बहुत सारे डिस्कशन होते होंगे, बहुत सारी बातचीत भी होती होगी, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे समाज में लड़का लड़की को लेकर डिफरेंस किया जाता है। एक ये आदमी है, ये औरत है, ठीक है, तो ये औरत यही काम कर सकती है, ज्यादा बड़े बड़े काम नहीं कर सकती है, इसका काम यही है बच्चे पैदा करना है, घर को संभालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार से लोगों की मेंटालिटी होती है। आदमियों को ये समझा जाता है कि वो ही घर से जाकर बाहर काम करेगा, वही फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, फीमेल बाहर जाके काम नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से हमारे सेक्स के अकॉर्डिंग हमारे समाज में जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा हम लोग बात करें तो अब सोसाइटी में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा है कि महिला जो है वो सिर्फ घर में बच्चे पैदा करने के लिए है या फिर वो सिर्फ घर ही संभालेगी, घर में ही रहेगी। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को जो है एजुकेशन, उनको एजुकेट किया जा रहा है, उनको अलग अलग फील्ड में वो काम भी कर रही हैं। आज के टाइम की बात करें तो ऐसा कोई भी फील्ड बचा नहीं है जहां पर वुमेन्स ने जो है अपने आप को साबित नहीं किया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है इसमें तो कि वुमेन्स को साबित करना पड़ रहा है कि हाँ जी हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बल्कि ये तो सिर्फ मेंटालिटी का है। आप ग्रामीण समाज में देखोगे तो आज भी बहुत सारे नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को आज भी बहुत ही गिरी हुई सिचुएशन में रखते हैं और जो है घूंघट में रखना है उनको। ठीक है, सिर्फ घर का ही काम करती हैं और कुछ उनको काम नहीं करने दिया जाता है कि तुम बाहर नहीं जा सकती हो, तुम्हें इस बात की फ्रीडम नहीं है, अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकती हो, अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती हो। और शादी के बाद तो ये हाल भी हो जाता है कि अगर हमने अपने माँ बाप से मिलने जाना भी होता है तब भी इजाजत लेनी पड़ती है, अगर सास ससुर ने मना कर दिया तो हम नहीं जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन आज भी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि जी रही हैं। और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने अपने आसपास के एनवायरमेंट में बहुत सारी मेरे आसपास रह रही हैं जिनको मैंने देखा है, उन्हीं के बेस पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। और आपने भी देखा हो, कोई नई बात तो है नहीं, सोसाइटी में काफी टाइम से जीवित हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिंग के आधार पर बात कर रहे थे कि हमारी सोसाइटी में हमारे सेक्स के बेस पर भी स्ट्रैटिफिकेशन किया जाता है कि तुम ये हो तो तुम ये हो। मर्द से यही लड़के को समझा जाता है कि वो जो चिता होता है, ठीक है, जो चिता होती है उसको वही आग लगाएगा। ठीक है, और घर में जितने भी हवन होते हैं, ठीक है, उनमें सिर्फ वही काम करेगा, महिलाएं नहीं कर सकती हैं पार्टिसिपेट। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो मतलब हमारी सोसाइटी में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये इसका पहला था। बायोलॉजिकल की मैं बात करूँ, याद रखिएगा बायोलॉजिकल से संबंधित चीजों की मैं यहाँ पर डिफरेंसेस या फिर स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर रही हूँ। दूसरा हम बात करते हैं आयु।
ठीक है, आयु यानी कि हमारी एज को लेकर भी हमारे समाज में जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एज की बात करूं तो कोई आपको यहाँ पर नेगेटिव नहीं सोचना है कि एज को लेकर हमारे पास ये एज को लेकर ये नुकसान है, एज को लेकर ये फायदे हैं। बस आपको एज के आधार पर भी कई सारी चीजों में स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि जब हम किसी अधिकार, किसी कर्तव्य देने की बात करते हैं तो हम सबसे पहले व्यक्ति की एज को दिमाग में रखते हैं। ठीक है, अब जैसे बूढ़े लोगों को आपने देखा होगा कि ज्यादातर हम घर के मसले हों, वैसे भी कोई मसले हों तो बूढ़े लोगों के पास ही जाते हैं डिस्कशन करने के लिए, उनका फाइनल डिसीजन सुनने के लिए, क्योंकि हमको ये चीज पता है कि वो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देखी है, उनका पूरा अनुभव है। ठीक है, जो भी डिसीजन, पूरी जिंदगी देखी है, हर तरह के लोग देखे हैं, तो उनका जो डिसीजन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, पूरी तरह से राइट होगा, सही होगा। ठीक है, तो बूढ़े लोगों से ही हम मोस्ट ऑफ जो है डिसीजन लेते हैं। नौजवानों से, आप घर के भी बड़े बूढ़े आपने देखे होंगे, आपके माता पिता भी आपको जो है डिस्कशन में शामिल नहीं करेंगे कि नहीं आप, तुम तो छोटे हो, लेकिन आपके दादा दादी जो भी हैं उनसे डिस्कस करते हैं, आपसे डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ पर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। पॉलिटिक्स में भी हमारी एज को ही रखा गया है, एज को लेकर ही स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। पहली बात यह है कि जब आप 18 के हो जाओगे तभी आप वोट दे सकते हो, उससे पहले आप वोट नहीं दे सकते हो। अगर आप 35 साल के हो तब आप चुनाव लड़ सकते हो, उससे पहले आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। ठीक है, 25 साल तक भी लड़ सकते हैं। 35 के लिए आपने राष्ट्रपति वगैरह ऐसे प्रधानमंत्री जैसा कुछ होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप जो है लड़ सकते हो, उसमें भी आपकी एज को ही देखा जाता है। हमारी सोसाइटी में हमारी जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, वो 4 एजेस में बटा हुआ है। ठीक है, 4 एजेस में हमारी सोसाइटी जो है वो बटी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम बच्चे होते हैं। ठीक है, फिर जवान, ये सैनिक वाले जवान की बात नहीं कर, जवानी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, और उसमें फिर हम प्रौढ़ में आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि बचपन कौन सा होता है, बचपन आपने देखा ही अपना। ठीक है, सब लोग बचपन जी के ही बड़े हुए हो। तो बचपन क्या होता है हमारा, मोस्ट ऑफ बचपन की एज की मैं बात करूं तो बचपन की जो एज होती है हमारे पैदा होने से लेकर हमारे 11 साल तक की उम्र को जो है हम लोग अपना बचपन मान सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना भी हमारे माइंड हर चीज इतनी डेवलप जो है वो नहीं होता है, तो इस एज तक हम लोग जो है बच्चे होते हैं। फिर हम जवानी में कदम रखते हैं, हम जब 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यानी कि 30 एज तक तो आप मान सकते हो कि आप जवानी रहते हो। उसके बाद प्रौढ़ अवस्था आ जाती है, यानी कि 30 से 60 या 30 से 50 तक की जो उम्र होती है वो हमारी प्रौढ़ अवस्था की होती है। और 60 के ऊपर, 70 के ऊपर तो हम बूढ़े ही में ही गिने जाते हैं। ठीक है, वैसे तो 60 के बाद ही बूढ़े में गिने जाते हैं। तो ये स्टेजेस, ये 4 हमारी एजेस हैं जिनमें हमारी सोसाइटी बटी हुई है। हमारे समाज में हमने देखा हो बच्चे भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं, प्रौढ़ भी रहते हैं और हमारे बूढ़े लोग भी रहते हैं। तो हमारी सोसाइटी में एज को लेकर ये चीज की जाती है। ठीक है, और एज को लेकर एक और चीज आ जाती है, जैसे हम हिस्ट्री की बात करते हैं, अपने इतिहास की बात करते हैं, तो वहां पर जो ब्राह्मण थे, वहां पर भी हम जो ह्यूमंस थे उनकी लाइफ को 4 स्टेजेस में उन्होंने बांट दिया था। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, उन्होंने 4 स्टेजेस में जो है बांट दिया था। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आई होप दिख रहा हो ये। ठीक है, तो 4 स्टेजेस में इन्होंने क्या किया था, चलो आ ही जाएगा मुझे लगता है। ठीक है, पहला अपने आता है ब्रह्म, जो अवस्था उन्होंने जो है उन्होंने रखी थी। ठीक है, ब्रह्म अवस्था रखी थी उन्होंने। दूसरा उन्होंने अवस्था की जगह आश्रम यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ब्रह्म आश्रम जिसको बोलते हैं, ब्रह्म आश्रम। ठीक है, ब्रह्म आश्रम हो गया। उसके बाद अपना जो दूसरा पॉइंट आता है वो गृहस्थ आश्रम का आता है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट आता है वो अपना गृहस्थ आश्रम का आता है। ठीक है, और तीसरे पॉइंट की हम लोग जो यहाँ पर बात करते हैं तो वो बाज प्रस्थ का आता है और फिर सन्यास का आता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट जो अपना आता है वो बाज प्रस्थ आश्रम का आ जाता है। ठीक है, और लास्ट जो अपना इसमें आ जाता है वो अपना सन्यास आ जाता है। 2 मिनट रुकिएगा, मुझे देखना है कि ये वीडियो में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चेक करना जरूरी हो जाता है। हाँ जी, दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो हम इन स्टेजेस की बात कर रहे थे, तो इसमें भी हमारे जो हम ह्यूमंस की जो लाइफ है उनको उन्होंने 100 वर्ष में रखा था, जिसको उन्होंने बांट दिया था कि 0 से 25 हो गया। ठीक है, 25 से 50 हो गया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने 50 से 75 और लास्ट में उन्होंने क्या किया, 75 से 100। ठीक है,
तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो ब्रह्म आश्रम है उसमें आप जो है वो 0 से लेकर यानी जन्म से जितने उम्र तक आप पढ़ने जो है स्टार्ट करोगे, तो उस उम्र से लेकर 25 साल तक जो है आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करोगे। फिर गृहस्थ आश्रम आ जाता है जिसको 25 से 50 वर्ष में बांटा हुआ होता है, ठीक है, यानी कि हर शरीर को 25-25 वर्षों में बांटा हुआ है। तो इसमें आपसे बोला गया है कि आप शादी करोगे, बच्चे वगैरह पैदा करोगे, ठीक है। बाजप्रस्थ आश्रम जो कि 50 से 75 वर्ष की आयु मानी जाती है, इसमें आपसे बोला गया है कि आप क्या करोगे, अपनी सोसाइटी के लिए काम करोगे, सबके भले के लिए कुछ ना कुछ काम करोगे, ठीक है। और संन्यास आश्रम में क्या होता है, जिसको 75 से 100 वर्ष का रखा जाता है आयु, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि आप सन्यासी बन जाओगे, ठीक है। तो आप इस तरह से ये चीज कर सकते हो, ठीक है। पूरा नहीं कर सकते लेकिन कुछ ना कहीं हद तक हम इस चीज को यहाँ पर जो है वो जोड़ने की कोशिश जरूर कर सकते हैं कि ये जो प्रौढ़ अवस्था है ये इसको इस स्टेज तक हम मान सकते हैं कई बार, ठीक है। वैसे तो 60 का ही मानना जो मैंने बताया था, लेकिन कहीं ना कहीं लिंकेज बनाने की कोशिश तो इसमें की ही जा सकती है, ठीक है। तो हमारे जो सोसाइटी है वो एज को देखो, हमारे एज को लेकर मैंने कितनी सारी आपको एग्जाम्पल बताए हैं जहां पर एज को लेकर ही हमारा समाज बांटा गया है, ठीक है। 4-5 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए जो कि एज को लेकर हमारे सोसाइटी में बांटे जाने की बात जो है वो बताता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं हमारी नस्ल को लेकर, ठीक है। हमारी नस्ल यानी कि जो रेस होती है, ठीक है, ये दौड़ वाली रेस नहीं है, जो रेशियल चीजें होती है ना उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर नस्ल को लेकर भी आपने देखा होगा कि हमारी जो नस्ल होती है उसके आधार पर भी समाज में वर्गीकरण देखने को मिलता है। जैसे कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका का एग्जांपल लोगे तो वहां पर नस्ल के आधार पर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। वहां पे कुछ लोग गोरे लोग हैं और कुछ लोग काले लोग हैं जो कि साउथ अफ्रीका गए, दोनों साथ में मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि आज के लोगों ने अपनी जो थिंकिंग है उसको काफी हद तक ब्रॉड कर लिया, काफी चेंज कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पहले जो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करूं तो वहां पे काफी डिफरेंस किया जाता था काले लोगों के साथ में, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल आज भी अब कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं छोटे मोटे, ठीक है। तो वहां पर ये चीज जो है डिफरेंस मिल जाता था। लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो ये 2 तरह से बटा हुआ है, वहां पे काले लोग भी रहते हैं और अपने गोरे लोग भी वहां पर रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं वो है कास्ट, ठीक है, यानी जाति। और कास्ट एक ऐसा पॉइंट है जिसको मुझे लगता है कि मैंने अपनी हर एक सोशियोलॉजी के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि सोशियोलॉजी में ये चीज हर जगह ही मुंह उठा के आ जाती है, क्योंकि हर जगह इसको एक्सप्लेन करना ही पड़ता है। क्योंकि सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी में कास्ट को तो लेकर पंगे होते ही होते हैं, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम यानी कि जाति को लेकर भी हमारे समाज में स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। जैसे मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ कि सबसे पहली स्टेज ब्राह्मण की होती है, दूसरी क्षत्रिय की होती है, तीसरी वैश्य की होती है और लास्ट अपनी शूद्र की होती है। इस प्रकार से उनके काम, उनके एजुकेशन सब कुछ उनकी जाति के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक और बायोलॉजिकल आ जाएगा, वो अपना नातेदारी का आ जाता है। नातेदारी आपको पता है कि जो नातेदारी होती है ना, अपना जैसे जो भी रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उनको 3 वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। पहला है प्राथमिक नातेदारी, मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, ठीक है। प्राथमिक के बाद आप इसमें द्वितीय करोगे, ठीक है। द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया, ये सभी चीजें जो है इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें प्राथमिक नातेदारी की बात करूं तो प्राथमिक नातेदारी में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। प्राथमिक नातेदारी में वे लोग शामिल होते हैं जिसमें हमारे माता पिता, ठीक है, याद रखना, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें हमारे माता पिता और उनके बच्चे और हमारे कजन ब्रदर जो होते हैं उनको भी हम प्राथमिक नातेदारी में ही रखते हैं। अब दूसरे आता है तृतीयक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी यानी कि सेकेंडरी जो रिलेशन हमारे होते हैं। इसमें कौन से होते हैं, इसमें वे लोग होते हैं जैसे कि माता पिता है और उनके बच्चे हैं, लड़का है और लड़की है, दोनों की शादी हो गई है, तो उस लड़की का जो हस्बैंड होगा और उसके हस्बैंड की जितनी भी फैमिली होगी ना, वो सेकंड जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें हम उनको गिनते हैं, ठीक है। और तृतीयक में कौन से होते हैं, तृतीयक में वे होते हैं जैसे होते हैं ना चाचा के बुआ के बेटा का मामा दादा, ये जो जितना दूर की रिश्तेदारी हम लोग जाते हैं ना, वो तृतीयक रिश्तेदारी में ही लोगों को शामिल करते हैं। जैसे कि हम बोला हमारी बुआ जो हमारी बुआ है वो तो हमारी बुआ जो है वो हमारी सेकंड श्रेणी में ही हम लोग उसको ले सकते हैं, ठीक है। बुआ की जो हस्बैंड है उनको ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुआ के हस्बैंड के मम्मी के दादा के चाचा के जो भी जितने दूर चलते जाओगे उतने ही हमारे रिश्तेदारों को तृतीयक श्रेणी में हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो इस तरह से हमें मिल जाता है, जो कि बायोलॉजिकल में अपना यहाँ पर मैंने कंप्लीट तरीके से आपको बता दिया। अब मैं नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो सोशियो कल्चरल का आ जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी से शुरुआत करूंगी। सबसे पहले उसी डाउट को क्लियर करूंगी, फिर जाके नेक्स्ट जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी वो आपको कवर करवाऊंगी, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं समझा रही हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, क्योंकि मैं समझाती बहुत अच्छे से हूँ कि थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया जाए। लाइफ जितने भी एग्जाम्पल होते हैं जितना समझा दिया जाए उतना बेटर रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की। इसमें सोशियो कल्चरल में पहले अपने राजनीति की आता है, ठीक है। इसमें अपना राजनीतिक आधार आता है, ठीक है, यानी कि बेस आता है। अब आपने देखा होगा कि हमारी जो सोसाइटी है वो राजनीति के अकॉर्डिंग भी पूरी तरह से बटी हुई है। जैसे अपनी न्याय व्यवस्था का मैं एग्जांपल लूं, न्याय व्यवस्था में क्या होता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर अपना हाई कोर्ट आता है, फिर जिला न्यायालय आता है और फिर लास्ट में पंचायतें आती हैं, ठीक है। तो यानी स्ट्रेटिफिकेशन किया हुआ है हमारी न्याय व्यवस्था का। हमारे प्रधानमंत्री को ले लो, हमारे राष्ट्रपति को ले लो, हमारे मुख्यमंत्री को ले लो, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को रखा जाता है, फिर राष्ट्रपति को रखा जाता है और तीसरे नंबर पर हम मुख्यमंत्री को रखते हैं और उसके बाद जो भी छोटे मोटे मंत्री आते हैं उनको रखते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है उस तरह से ही हम लोग यहाँ पर देखने को मिल जाता है राजनीतिक आधार पर, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट की हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है, एक और पॉइंट की हम यहाँ पर बात करते हैं, वो हमारा हो जाएगा इसमें वर्ग को आप ले सकते हो, ठीक है। वर्ग जो होता है वो हमारी बायोलॉजिकल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो वर्ग का जो आधार है वो किस तरह से होता है, आपको पता है हमारी सोसाइटी में कितने वर्ग पाए जाते हैं। हमारी सोसाइटी में 3 वर्ग पाए जाते हैं, सुन रहे हो ना, 3 वर्ग पाए जाते हैं। पहले हमारे पास आते हैं प्राथमिक वर्ग, प्राथमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और अपना निम्न वर्ग आता है, ठीक है। प्राथमिक वर्ग में वे लोग होते हैं जो कि अमीर होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, सब कुछ सारी फैसिलिटी उनके पास मौजूद होती है। सेकंड यानी कि जो द्वितीयक वर्ग होते हैं, ये जिसको हम माध्यमिक वर्ग बोल सकते हैं, जिसको मिडिल क्लास फैमिली आप बोलते हो ना, तो मिडिल क्लास फैमिली वे फैमिली होती है जो ना तो ज्यादा अमीर होती है ना ही ज्यादा गरीब होती है, लेकिन जीने के लिए सारी चीजें ऑलमोस्ट उनके पास मौजूद होती है। अच्छी फैसिलिटी में नहीं होती है लेकिन होती है। फिर हम निम्न वर्ग की बात करते हैं। निम्न वर्ग में वे लोग जो है इसमें शामिल होते हैं जिन क्योंकि बहुत ही गरीब होते हैं, स्लम एरियाज में रहते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज उनके पास इतनी अच्छी नहीं होती है, खाने पीने का फूड वगैरह इतना भी उनके पास चीजें मौजूद नहीं होती है, ठीक है। तो राजनीतिक में मैंने आपको बता दिया वर्ग अपने 3 आधार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार से जो वर्ग है उनके बारे में जो है हम यहाँ पर बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और अपना आ जाएगा, वो है आर्थिक। आर्थिक आधार में तो जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने किया था, ठीक है। आर्थिक आधार में जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने इसको दिया था, ठीक है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की स्पेलिंग आई डोंट नो क्यों मुझे गलत सी नजर आ रही है, चलिए ठीक है। तो जो हमारा आर्थिक आधार है उसको कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, हमारी सोसाइटी को 2 वर्ग में बांट दिया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 2 वर्ग में बांट दिया। एक अपना पूंजीपति वर्ग होता है, ठीक है, पूंजीपति वर्ग, और दूसरा जो अपना होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मजदूर वर्ग बोलेंगे, ठीक है। एक पूंजीपति वर्ग होता है, दूसरा अपना मजदूर वर्ग होता है। पूंजीपति वर्ग वो वर्ग होता है जो कि बहुत ही अमीर होता है, ठीक है, इसके पास बहुत ही धन दौलत होती है, बहुत कुछ होता है। और जो मजदूर वर्ग, तो हेडिंग से समझ में आ रहा है कि वे मजदूर जो इतना जिंदगी में काम करते हैं लेकिन फिर भी पता नहीं कभी अमीर ही नहीं हो पाते हैं। अमीर लोगों की आप बात करोगे तो वो क्या करते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, चीजों को अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, घर बैठे बैठे उनके पास पैसे आते हैं। गरीब लोगों के पास एजुकेशन को ही पैसे नहीं होते, वो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, कुछ दिमाग उनके पास इतना चीजों में नहीं लगा पाते हैं वो, ठीक है, कि हम ये चीज में कर ले। अब उनके पास कोई आइडिया भी होता है तो पैसे भी चाहिए ना, कोई अपना काम करने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अपना आर्थिक आधार है उसके आधार पर भी अपना ये 2 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप शिक्षा का आधार भी लिख सकते हो, ठीक है, एजुकेशन का आधार, ठीक है, शिक्षा का आधार। शिक्षा के आधार पर भी हमारा समाज जो है वो 2 वर्गों में बटा हुआ होता है। शिक्षा के आधार पर 2 वर्ग कौन कौन से आते हैं, एक अपना जो है पढ़ा लिखा वर्ग आता है, दूसरा अपना अनपढ़ वर्ग आता है। और आपको इसके बीच में डिफरेंस मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत है कि पढ़ा लिखा वर्ग कौन सा होता है और अनपढ़ वर्ग कौन सा होता है, ठीक है।
तो ये अपने मैंने इसके अंदर के सब पॉइंट्स को भी मैंने, और देखो मैंने कितना अच्छे से किया है कि जो सब पॉइंट्स हैं उनके अंदर के जो वर्ग है उनको भी मैंने आपको अच्छे से बताया, ताकि अब वहां पर एक्सप्लेन करोगे ना पेपर में जाके तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से नंबर दिला सकती है। एग्जामिनर को आपका पेपर देख के समझ में आ जाएगा कि इसको हर एक वर्ग के नाम भी पता है और उनके अंदर क्या लिखना है वो भी पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आज हमारा कवर हो चुका है। ये सेमेस्टर फर्स्ट है एमए सोशियोलॉजी का, चैप्टर फर्स्ट जो कि हमने आज कवर कर चुके हैं हम लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर का जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, ध्यान से सुना होगा आपने तो, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ाती हूँ, मोस्ट ऑफ सोशल मुझे हिंदी में अच्छा लगता है और लाइफ एग्जांपल मैं आपको जो है वो देती हूँ जो कि बहुत ही अच्छे से आप रिलेट कर पाते हो। एग्जांपल ऐसे होने चाहिए जो रिलेट कर पाओ, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन मत लिखना भूलिएगा, जो कंक्लूजन होता है उसके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, तो कंक्लूजन कभी मत भूलिएगा। और कंक्लूजन में आपको मैं ज्यादा से बात करूँ तो 5 या 6 लाइन ही लिखना, ठीक है, इससे ज्यादा मत लाइन लिखना, 5 या 6, या टाइम नहीं है तो फिर 3 से 4 लाइनें, उससे ज्यादा लाइनें मत लिखना, ठीक है। तो बस ये अपना कंक्लूजन भी यहाँ पर आप कर देना। और कंक्लूजन में ये मत पूछना कि कंक्लूजन में क्या लिखना है। कंक्लूजन में पता है क्या होता है, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ज्यादातर हमें याद नहीं करना चाहिए, स्पेशली तो कंक्लूजन ज्यादा याद ही नहीं करना है, क्योंकि कंक्लूजन में हमको जितना भी हमने लिखा है ना उसको थोड़ा थोड़ा करके लाइनें लिख दो कि हाँ जी हमने स्ट्रेटिफिकेशन किया है, इसमें ये आधार होता है, इसमें वो आधार होता है, और ये चीजें थोड़ी थोड़ी करके बदल रही हैं। बस ये करना कंक्लूजन में, याद करना मत, कभी भी कंक्लूजन याद मत करना, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।